गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टार यानी तारा। आपने बहुत सारे स्टार देखे होंगे यानी जो आसमान में चमकते हैं, सभी तारे जानते होंगे ना। तो आज की उसकी क्लास रहने वाली है विशेष। तारे देखे तो सभी ने, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो तारा होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और तारे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कि तारे को जब हम देखते हैं यानी स्टार जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें कभी रेड कलर का दिखाई देता है, कभी ब्लू कलर का दिखाई देता है, कभी व्हाइट दिखाई देता है। तो रीजन क्या होता है इन सबके अलग अलग कलर्स होने का कारण, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टार यानी तारा। हमारा ज्योग्राफी में कह सकते हैं बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तारे का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपने किसी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा जो हमारी ज्योग्राफी में सौरमंडल पढ़ते हैं हम लोग, तो उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा तारा यानी स्टार। तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो तारा में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि तारा कहते किसे हैं, ठीक है। यानी स्टार हम देखते तो हैं, उसको हम बोल देते हैं तारा, लेकिन हमें रीजन नहीं पता होता है कि इसको हम स्टार क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट ये रहेगा कि स्टार क्यों कहते हैं इसको, और ये अपने आप में एक तारा क्यों कहलाता है। तो देखिए तारा कहते हैं जिसके पास खुद की हीट होती है, यानी जिसका खुद का तापमान होता है और जिसके पास खुद की लाइट होती है यानी स्वयं का प्रकाश होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। यानी जिसके पास स्वयं का तापमान होता है और स्वयं का प्रकाश होता है तो वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है यानी स्टार कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा कि स्टार किसे कहते हैं, ठीक है। स्टार किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट रहेगा। तो देखिए इसमें इसमें पहले नोट डाउन हम लोग करेंगे कि तारा किसे कहते हैं। देखिए पढ़ते तो हम लोग चल रहे हैं लेकिन इसको साथ साथ में नोट भी करते रहिए ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आपको रिवाइज करना हो तो आप अच्छे से उसे रिवाइज कर सको, ठीक है। तो पहले इसे नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि स्टार किसे कहते हैं, ठीक है। स्टार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए कोई भी छोटा मोटा एग्जाम होता है उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा तारा सबसे नजदीक है, कौन सा तारा सबसे दूर है, पास है, इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर हम मैथ्स का एग्जाम देखें तो उसमें हमसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि तारा कहते किसे हैं, ठीक है। ये हमारा डीपली पॉइंट बन जाता है कि तारा किसे कहते हैं, और उसमें हमें रीजन भी लिखना होता है कि क्यों कहते हैं, इसलिए आपको डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या तारा किसे कहते हैं, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं का तापमान होता है, यानी कह सकते हैं जिसके पास स्वयं का तापमान होता है, यानी टेम्परेचर होता है, और जिसके पास जिसके पास स्वयं का प्रकाश यानी लाइट होती है, ठीक है। प्रकाश यानी लाइट होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। अब देखिए जैसे इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हम आपको देंगे, सूर्य, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूर्य, किसका, तारे का। देखिए ये क्वेश्चन हम हर बार आपको बताते हैं, ये पॉइंट हर बार बताते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। अगर ग्रह दिया जाए आप ग्रह भी नहीं लगाओगे, एक क्षुद्र ग्रह ना क्षुद्र ग्रह है
ना ये पिंड है ना पिंड है, ठीक है, ये क्या है, तारा है एक। समझ में आया? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तारे का, सन यानी सूर्य, ठीक है, सन यानी सूर्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें समझने वाला पॉइंट हमारा बना, क्या इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि जिसके पास स्वयं का तापमान होता है, तो क्या सूर्य के पास स्वयं का तापमान है? जी बिल्कुल है, सूर्य के पास स्वयं का टेम्परेचर ही है, ठीक है। दूसरा इसमें फॉलो क्या करेगा नियम, तथा जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, यानी है जिसके पास, तो क्या सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है? बिल्कुल है, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो तारे का बेस्ट एग्जाम्पल है वो सन यानी सूर्य कहलाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग ये बताइए, जो मून होता है यानी चंद्रमा होता है, क्या इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जल्दी से बताइए कि जो मून यानी चंद्रमा है, क्या जिस प्रकार से हमने सूर्य को एग्जाम्पल में रखा है, चंद्रमा को रख सकते हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। तो क्या है, नहीं रख सकते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझिए, उसमें ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड यानी चंद्रमा पर ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जिसके पास स्वयं का तापमान हो। क्या चंद्रमा के पास स्वयं का तापमान है? नहीं है। क्या जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, क्या चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। इसलिए हम चंद्रमा को इसके एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। चंद्रमा किसके प्रकाश से चलता है? ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब आप लोग कहोगे कि जब इसके पास स्वयं का प्रकाश है ही नहीं तो ये लाइट क्यों देता है नाइट में? तो उसका रीजन ये है कि ये अपने प्रकाश से नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से चलता है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो हमारी आंखें हैं, आप लोग सोचोगे कि जब रात में चंद्रमा चमकता है तब सूर्य तो होता ही नहीं है, तो ये किस प्रकार से उसको ऑब्जर्व करता है, यानी किस प्रकार से प्रकाश देता है? तो देखा होगा आपने, जब आप बंद कमरे में जाओगे, अगर कमरे में लाइट नहीं है, क्या नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरे में हो आप, तो क्या आपको कोई भी चीज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देगी। मान के चलिए आप अंधेरे में थे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब से दूसरा व्यक्ति आया दरवाजे से, उसने दूसरी जगह टॉर्च लगाई, ठीक है, यानी किसी भी तरह से उसने प्रकाश किया दूसरी जगह। जब उसने दूसरी जगह प्रकाश किया तब आपको तुरंत इफेक्ट लगा और आपको वो चीजें दिखने लगी, चीजें दिखने लगी वहां पर। तो देखिए, उसने हमारी आंखों पर तो प्रकाश डाला नहीं ना, तो हमें चीजें क्यों दिखने लगी? उसका एक रीजन होता है कि जब उसने वहां पर प्रकाश डाला तो प्रकाश की किरणें सीधी हमारी आंखों में इफेक्ट डालती हैं, और जिस प्रकार से आंखों में इफेक्ट डालती हैं उसी प्रकार से हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी कह सकते हैं कि आंखों में भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब ये दूसरे प्रकाश को देखती है, उस प्रकार को एब्जॉर्ब करती है, तभी ये किसी दूसरी चीज को देख सकती हैं, वरना आप कितने भी अंधेरे रूम में खड़े रहिए, आप कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हो। इसलिए यही एग्जाम्पल है चंद्रमा का, कि जब तक चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक चंद्रमा बिल्कुल नहीं चमकेगा, यानी तब तक चंद्रमा प्रकाश नहीं दे सकता। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा अगला पॉइंट ये रहेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तारा तो हमने पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना कि जो हमारी अर्थ है इसके सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो कौन सा है? सूर्य है। कौन सा तारा है? सूर्य। यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से नोट करना, ठीक है, ये हम आपको पॉइंट नोट करवा रहे हैं। क्या पॉइंट बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सबसे नजदीक। यहाँ पर ये मून हटा दीजिए, वरना आप लोग क्या नोट कर लोगे? मून। कहोगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या नोट करवाया? मून। तो नहीं, देखिए इसमें तारा है कौन सा? सूर्य यानी सन, ठीक है,
ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। ये तो हो गया पृथ्वी, यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके सबसे नजदीक पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग इसके निर्माण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से किसी भी तारे का निर्माण होता है। तो इसमें एक मेन हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे कि स्टार डेवलप, यानी किस प्रकार से स्टार का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तारा नहीं बनता है, क्या बनता है, पहले तो देखिए विरल गैस। विरल गैस का मतलब होता है जो गैस होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में भरी हुई होती है। जो भी पिंड होते हैं उन पर क्या होती है, गैस होती है। वो टुकड़े सारे किस प्रकार से होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ से देखिए ये छोटे छोटे कुछ पिंड हैं। ठीक है, ये पिंड हैं। इस पिंड को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विरल गैस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विरल गैस कहेंगे। ठीक है, ये तो अलग अलग पिंडों में है, ध्यान से समझना सभी लोग। ये किस प्रकार से है, अलग अलग पिंडों में है और इन पिंडों में गैस भरी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विरल गैस कहते हैं। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए जब ये अलग अलग पिंडों में थी, छोटे छोटे टुकड़ों में थी, कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब ये गैस है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये थोड़ी और पास आई, यानी इसके कुछ टुकड़े इस प्रकार से पास पास आ गए। ठीक है, ये कुछ टुकड़े इस प्रकार से पास पास आ गए, यानी कोई भी पिंड था तो जब उसके टुकड़े हुए थे तो ये टुकड़े पास पास आ गए। अब इस टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, इस पिंड को, तो इसको हम लोग कहेंगे निहारिका या नेबुला। क्या कहेंगे, निहारिका या नेबुला, निहारिका या इसको क्या बोलते हैं, नेबुला। ठीक है, यहां से ध्यान रखना है आपको। ये हो गया निहारिका या नेबुला, ये तो हो गया थोड़ा अलग अलग, मान के चलिए। अब अगली बार क्या होगा, ये अगली बार में पूरा सट जाएगा, यानी ये सारे टुकड़े बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। और पास पास आने से क्या होगा कि जब ये पास पास टुकड़े आ जाएंगे, ये इस प्रकार से एक पिंड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पिंड बन गया, पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अब ये देखिए यहाँ पर तो अलग अलग टुकड़े थे, और जब यहाँ पर ये टुकड़े पास पास में आके एक दूसरे से चिपक गए, यानी आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में लोग ज्यादातर किसी को अपने पास नहीं बैठने देते, यानी टेम्परेचर हाई होता है, और कोई भी व्यक्ति होता है उसका स्वयं में यानी शरीर का भी उसके टेम्परेचर होता है, तो उसे गर्मी अधिक लगती है। सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति अगर एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, यानी सर्दियों में व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को अपने पास बैठाने की कोशिश करता है, यानी सर्दी कम लगेगी ना, जब पास पास सर्दियों में बैठोगे तो सर्दी कम लगती है। तो यहाँ पर यही रीजन का था कि जब ये टुकड़े पास पास आ गए तो इनमें क्या हीट हुई, इनमें क्या उत्पन्न हुआ, हीट उत्पन्न हुई। सर्दियों में पास पास बैठ जाओ गर्मी लगती है ना, गर्मी आ जाती है, तो उसी प्रकार से जब ये पिंड आपस में आ गए, यानी जब बिल्कुल चिपक गए एक दूसरे से, तो इनमें क्या उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुई। और हीट उत्पन्न होने से इसने आग पकड़ ली, यानी आग का रूप धारण कर लिया, ये पिंड जलने लगा। ठीक है, हीट पकड़ने से ये पिंड जलने लगा, और जब ये पिंड जलने लगा तो ये क्या कहलाया, तारा कहलाया। ठीक है, अब ये क्या बना जाके, तारा बना जाके। तो देखिए अभी यहाँ पर तारा निर्माण हो चुका है,
ठीक है, अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन बताना है सभी को कि तारे का निर्माण किससे हुआ है। तो आप आंसर क्या करोगे, निहारिका या नेबुला से तारे का निर्माण हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है कि तारे का निर्माण किससे हुआ है, निहारिका या नेबुला से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो निहारिका है या नेबुला है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो विरल गैस से हुआ है। किससे हुआ है, विरल गैस से। पहले विरल गैस यानी टुकड़े दूर दूर थे, उसके बाद कुछ और क्रियाएं हुई, तब ये टुकड़े पास पास आ गए, जिससे निहारिका या नेबुला बना जाके। और जब यही पिंड आपस में सारे जुड़ गए यानी चिपक गए, तो इस चिपकने की प्रक्रिया के बाद इसमें हीट उत्पन्न हुई, और हीट उत्पन्न होने के बाद ये पिंड जलने लगा। जब ये जलने लगा तो क्या कहलाया, तारा कहलाया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ पॉइंट। अब आगे देखिए, इसमें आगे बात करेंगे हम लोग। आगे हमारा आएगा जब ये तारा था, तो देखिए इसमें तारे में क्या होता है, ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन होता है। लेकिन ईंधन होता किस अवस्था में, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें ऐसा ईंधन नहीं होता है कि ये कूड़ा होता है, ये मान लो लकड़ियां उसमें होती होंगी, इस प्रकार का ईंधन होता है, ये नहीं होता है। उसमें ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं, तारे का ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट बनाएंगे कि इस तारे में क्या होता है, ईंधन होता है। यहाँ पर नोट करेंगे, तारे में क्या होता है, ईंधन। और ईंधन किस प्रकार का होता है, हाइड्रोजन के रूप में होता है। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जब ये हाइड्रोजन ईंधन यानी जब इसके क्रियाओं में परिवर्तन होगा, यानी हाइड्रोजन जब इसमें नाभिकीय संलयन होगा, तो हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा। और हीलियम को हम लोग He से प्रदर्शित करते हैं। केमिस्ट्री में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हीलियम का जो वो होता है कार्बनिक रूप होता है, वो क्या होता है, He होता है। हाइड्रोजन का कार्बनिक रूप होता है H। ठीक है, शॉर्ट में समझना है सिर्फ आपको। तो देखिए जो तारे में ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, हाइड्रोजन की अवस्था में होता है। और जब ये हाइड्रोजन क्रिया करता है, यानी जब इसमें नाभिकीय संलयन होता है, तो ये क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, जब इसमें नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में देखिए इसमें एक स्टेज होती है, यानी ये जब नाभिकीय संलयन होता है इसमें, तो ये किस स्टेज में रहता है, यानी इसमें जो अंदर ईंधन होता है, जब नाभिकीय संलयन होता है तो ये ईंधन किस स्टेज में रहेगा, ये प्लाज्मा में रहता है। किस में रहता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा आपने बायो में पढ़ा होगा, लेकिन प्लाज्मा हाँ उसी प्रकार का है, हम सब मान के चलते हैं, लेकिन वो नहीं है। उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वगैरह वो नहीं होते। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा उसे कहते हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, यानी ना तो इसमें ज्यादा सॉलिड होगा और ना ही लिक्विड होगा। जैसे इसमें प्लाज्मा इस प्रकार का बनता है कि ना ही आप कह सकते हो कि लकड़ी जैसा कठोर होगा और ना ही पानी जैसा तरल होगा। बीच का जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मलाई। मलाई तो सभी ने देखी होगी ना, तो वो क्या होती है, ना तो ज्यादा पतली होती है कि बह के चली जाए, और ना ही इतनी टाइट होती है कि ना हम उसे खा भी सकें। लकड़ी जैसी क्या टाइट होती है मलाई, नहीं ना, तो वो होती है प्लाज्मा। उसको हम एग्जांपल में ले सकते हैं। तो उसी प्रकार का जो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जब क्रिया होती है तो मलाई की तरह, यानी उसमें प्लाज्मा की स्टेज पे रहता है। ठीक है, ईंधन रहता है, याद रखना, ईंधन रहता है। और क्या वो रहता है, जब इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के दौरान जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में रहता है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि जो सूर्य है, क्या है, सूर्य है। तो देखिए सूर्य 5 अरब साल इसकी एज कंप्लीट हो चुकी है। कितनी, 5 अरब साल इसकी एज कंप्लीट हो चुकी है। यानी जो सूर्य की हम एज जानते हैं वो कितनी है, 10 अरब वर्ष है सूर्य की उम्र, इतनी बताई गई है। बहुत सारी किताबों में यानी बुक्स में कुछ डिफरेंस भी मिलता है हमें देखने को, लेकिन जितनी
क्लियरिटी है उसमें हम कह सकते हैं कि 10 अरब वर्ष सूर्य की एज बताई गई है, जिसमें से सूर्य कितनी एज अपनी कंप्लीट कर चुका है, 5 अरब कंप्लीट कर चुका है, यानी 5 अरब वर्ष ये कंप्लीट कर चुका है। तो कितनी बची है, 5 अरब वर्ष इसकी एज बची हुई है। तो 5 अरब वर्ष के बाद क्या होगा कि 5 अरब वर्ष के बाद ये लाल दानव का रूप ले लेगा। कौन, सूर्य। अब देखिए लाल दानव इसमें नाम आया, तो लाल दानव है क्या, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, लाल दानव का रूप ले लेगा 5 अरब वर्ष के बाद सूर्य। तो देखिए जिस प्रकार से सूर्य रूप ले लेगा, सूर्य एक तारा है, उसी प्रकार इन तारों का भी क्या होता है, इनमें भी जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये भी लाल दानव का रूप ले लेते हैं। कौन, स्टार्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तारा था, ठीक, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। ये पहले क्या था, स्टार यानी सिर्फ एक तारा था। क्या हुआ, जब इसकी एज कंप्लीट हो गई, यानी जितने समय के लिए इसका निर्माण हुआ था, सॉरी, तो देखिए जब उसकी एज कंप्लीट हो गई तो उसमें क्या होगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। एज किस प्रकार से कंप्लीट होगी, एज इस प्रकार से कंप्लीट होगी कि इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रकार, जो हाइड्रोजन के रूप में ईंधन होता है, ये खत्म हो जाता है, और जब ये खत्म हो जाता है तो इसकी एज कंप्लीट हो जाती है। तो यही रीजन है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं कंप्लीट होगी कि 100-200 साल वर्ष जिएगा ये, इस प्रकार से नहीं। इसमें लिमिट किस चीज की होती है, ईंधन की होती है, यानी इसमें जो फ्यूल होता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता किस पर डिपेंड है, फ्यूल पर डिपेंड है। समझ में आया आपको पॉइंट। तो देखिए जब ये तारा था, इसमें अब 90%, कितने परसेंट, 90%, इसमें जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये क्या बनता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। कह सकते हैं जब इसमें 90% हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। क्या बनता है, लाल दानव बन जाता है ये तारा। ठीक है, ये तारा ही रहता है, उस तारे का नाम रख दिया जाता है, क्या रखा जाता है, लाल दानव रखा जाता है। ठीक है, ये स्टार था नॉर्मल, और जब इसमें 90% ईंधन खत्म हुआ तो ये क्या बना, लाल दानव बना। अब देखिए यहाँ पर 90% खत्म हुआ था ना, तब ये लाल दानव कहलाया। अब इसमें 95% खत्म होगा तो इस तारे को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर था 90% खत्म हुआ तब लाल दानव बना, और जब इसमें 95% खत्म हो जाएगा फ्यूल तो ये क्या बनेगा, श्वेत बामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत बामन बनेगा। तो यहाँ पर पॉइंट बनाइए, 95% जब खत्म हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, श्वेत बामन। ठीक है, क्या बनेगा, श्वेत बामन बनेगा जब इसमें 95% फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसमें 95% खत्म हुआ, जब इसमें 100% फ्यूल खत्म हो जाएगा, यानी 100% ईंधन जो हाइड्रोजन के रूप में है, जब ये खत्म हो जाएगी तो उस तारे को हम लोग क्या कहेंगे, काला बामन कहेंगे। तो यहाँ पर नोट कीजिए, जब 100% खत्म हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, काला बामन। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, काला बामन कहेंगे। दिख रहा है आप सभी को वहां पर। तो देखिए अब इसमें देखेंगे 90% जब इसमें फ्यूल खत्म हुआ तो वो क्या कहलाया, लाल दानव कहलाया। 95% जब किसी स्टार में फ्यूल खत्म होता है तो वो श्वेत बामन कहलाता है, और जब 100% उसमें जो ईंधन है यानी हाइड्रोजन है खत्म हो जाता है तो वो काला बामन कहलाता है। ये सारे स्टार के ही नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, सभी तारे ही हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक पॉइंट। अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं। इसमें जो श्वेत बामन है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ना ये एग्जाम में, क्वेश्चन हमारा बनेगा कि श्वेत बामन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, जीवाश्म तारे के नाम से। क्या कहते हैं इसको, जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक है,
तो जीवाश्म तारा बोल सकते हैं या श्वेत वामन भी बोल सकते हैं। ये तो हुआ जब एक तारा 90% खत्म हो जाएगा ईंधन और 95% और 100%। तो उस प्रकार से हमने सभी नाम देख लिए हैं। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा, ये तो था क्या था कि जब ये सूर्य से, जब ये तारा, देखिए ये नियम कब अप्लाई होगा, जब कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है तब ये नियम फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। क्या है कि जब कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा होता है, समझना। ठीक है, ये नियम सिर्फ तब लागू होगा जब कोई तारा सूर्य से यानी सन से 1.44 गुना छोटा होगा। ये तो छोटे की बात हो रही है ना, अभी हम लोग बड़े की भी बात करेंगे, जब कोई तारा सूर्य से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये थी छोटे की बात। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि जब कोई तारा बड़ा होगा इससे, यानी 1.44 गुना बड़ा होगा सूर्य से, तो क्या कहलाएगा, तो उसमें कौन कौन से तारे बनेंगे, क्या क्या नाम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा, ये तो हमारा कंप्लीट तारा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आएगा कि जब सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा, मान के चलिए अब ये तारा था, ये सूर्य से 1.44 गुना छोटा था। अब दूसरा स्टेप हम ये मान रहे हैं इसमें कि ये तारा है और किस प्रकार का है, ये सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है। कैसा है, बड़ा है। तो देखिए जब ये तारा बड़ा होगा और जब इसमें विस्फोट होगा, यानी ये तारा जब इसमें फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब फ्यूल खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें विस्फोट हो जाएगा, और जब ये विस्फोट होगा तो ये किसका रूप ले लेगा, अभिनव तारे का रूप लेगा। किस प्रकार का तारा बनेगा, अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा, ये याद रखना। ठीक है, कि जब यहाँ पर 1.44 गुना बड़ा होगा तारा सूर्य से, किससे बड़ा होगा, सूर्य से बड़ा होगा, उसके लिए ये नियम फॉलो होंगे, यानी ये रूल्स फॉलो होंगे जब ये सूर्य से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा तारा बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अभिनव तारे को और क्या कहते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। यहां तक कंप्लीट हुआ, सभी को लर्न हुआ। ठीक है, अब देखिए सुपरनोवा या विस्फोटक तारा भी कहते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, कौन कौन से, अभिनव तारा या सुपरनोवा या विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए इसमें जब यहां तक कंप्लीट हुआ हमारा, तो इसमें बना जाके अभिनव तारा, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा, इसके तीन नाम हो गए। अब देखिए इसमें आगे नियम क्या बनेंगे, तो आगे नियम बनेंगे कि किस प्रकार से जो ये तारा है अभिनव तारा, इसके भी कुछ भाग होंगे, यानी जब अभिनव तारा में विस्फोट होगा तो इसमें भी कुछ भाग बनेंगे। तो किस प्रकार से इसमें भाग बनेंगे और क्या क्या नाम रखे जाएंगे उसके। ठीक है, तो देखिए जो अभिनव तारा है, जब इसमें विस्फोट होगा, देखिए इसमें विस्फोट होगा तभी तो इस तारे का नाम रखा गया विस्फोटक तारा। अब देखिए जब इसमें विस्फोट होगा तो इसमें 4 पिंड बनेगी। कितने पिंड बनेंगे, 4 पिंड बनेंगे। तो इसमें एक तरफ से नोट करेंगे, पहला पिंड, दूसरा पिंड, तीसरा पिंड और चौथा पिंड। ठीक है, इस तारे में जब विस्फोट होगा तो ये 4 पिंडों में बटेगा। ठीक है, पहला तारा इसमें से कौन बनेगा, न्यूट्रॉन तारा।
पहला तारा कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा, दूसरा है पल्सर और तीसरा है क्वेसर और चौथा है ब्लैक होल। यानी जब अभिनव तारे का खंडन होगा तो ये पहले न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होगा, न्यूट्रॉन के बाद पल्सर तारे में, पल्सर के बाद क्वेसर तारे में, क्वेसर तारे के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। तो इसमें नाम नोट कीजिए सभी नाम। पहला है न्यूट्रॉन, कौन सा तारा है? न्यूट्रॉन तारा, यानी इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा है पल्सर तारा, कौन सा है? पल्सर तारा। तीसरा है क्वेसर तारा, ठीक है, कौन सा है? क्वेसर तारा है। और पांचवा तारा कौन सा है? ब्लैक होल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? ब्लैक होल, ठीक है। ये हो गया ब्लैक होल, यानी ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए अब देखिए, इसमें हमारा ये पॉइंट रहेगा। इसमें देखिए, जब इसमें अभिनव तारे में विस्फोट हुआ तो ये कुछ बड़ा होगा तारा, किस प्रकार का होगा? कुछ बड़ा होगा। लेकिन जो ये पल्सर तारा है और क्वेसर तारा है, ये बहुत घने इनमें, यानी इनका द्रव्यमान अधिक होगा। और द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनमें क्या होगा? जब ये विस्फोट करेगा, विस्फोट किया और इसमें विस्फोट जब करेगा तो ये स्वयं गति उत्पन्न हो जाती है। किसी चीज में जब विस्फोट होता है तो वो चीज स्वयं गतिशील हो जाती है, और जब ये गतिशील होगा तो ये क्या करेगा? घूर्णन अधिक करेगा। और ये किस प्रकार के हैं? दोनों अधिक छोटे हैं। किस प्रकार के हैं? अधिक छोटे हैं। और अधिक छोटे होने के कारण क्या है? ये अधिक घूर्णन भी करते हैं, ठीक है। क्या होगा? अधिक छोटे होने के कारण ही अधिक घूर्णन भी करते हैं। कौन से तारे? पल्सर तारे या क्वेसर तारे, ठीक है, दोनों प्रकार से। अब तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अब आइए ब्लैक होल पर। ये पॉइंट हमारा बहुत ही खतरनाक रहेगा। खतरनाक किस प्रकार से? कि जो ये ब्लैक होल होते हैं, ये हमारी अर्थ के लिए, यानी हमारी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हानिकारक क्यों होते हैं? तो उसका एक रीजन होता है। तो रीजन क्या होगा? इसमें जो ब्लैक होल होते हैं, इनकी डेंसिटी अधिक होती है। डेंसिटी समझते हो ना? इनमें जो द्रव्यमान होता है, इनका घनत्व होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। यानी डेंसिटी अधिक होने के कारण इनमें क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। तो देखिए, इसमें डेंसिटी में क्या होगा? एक क्वेश्चन इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब किसी चीज का घनत्व बढ़ेगा, यानी जब किसी वस्तु का घनत्व बढ़ेगा तो उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा या स्थिर रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिए क्या होगा, जब किसी भी पिंड की डेंसिटी यानी बढ़ेगी, उसका घनत्व बढ़ेगा, तो उसके क्या होगा? वेट में बढ़ोतरी होगी, यानी वजन भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके वजन में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, वजन भी बढ़ेगा उसका। तो देखिए, इसमें जो ब्लैक होल होते हैं, इतनी इनका घनत्व होता है अधिक, और घनत्व होने के कारण क्या होता है? ये बहुत सिकुड़ जाते हैं। क्या होता है? अधिक सिकुड़ जाते हैं। पास पास देखिए, मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे पिंड हैं, ठीक है, ये इतने सारे पिंड थे, ठीक। इनमें क्या होगा? ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल जब बनते हैं, जब ये घूर्णन करते 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 बहुत छोटी अवस्था में आ जाते हैं, और जितना अधिक घूर्णन करेंगे उतना ही इनका घनत्व बढ़ेगा, और जितना घनत्व बढ़ेगा उतना ही अधिक इनका क्या होगा? वजन होगा, यानी वेट होगा, ठीक है। जितना घनत्व अधिक होगा उतना ही वेट होगा उसमें, जायज सी बात है। अब देखिए, इसको खतरनाक क्यों बताया है? इसका रीजन क्या है? जो ये ब्लैक होल होते हैं, इनकी डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होता है? जैसे कोई भी ब्लैक होल है, यहाँ पर है, अगर हम इस तरफ से उसमें प्रकाश डालेंगे तो उसमें घनत्व अधिक होने के कारण प्रकाश उस तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है, यानी प्रकाश उस तरफ नहीं जा सकता, इतना अधिक उसमें घनत्व है। और इस घनत्व के कारण अगर ये
ब्लैक होल हमारी पृथ्वी पर आएंगे तो क्या होगा, मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अगर कहीं से मान लीजिए ब्लैक होल यहाँ से आ रहा है तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये पूरी पृथ्वी को चीरता हुआ इस तरफ निकल जाएगा, यानी ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है। और देखिए जब ये इस तरफ से इस तरफ निकलेगा तो निकलेगा क्यों, पहले तो हमारी जो पृथ्वी है इस पर अंदर भी कुछ जैसे मान के चलिए जो वातावरण है ना उसमें कुछ गैसों की परतें भी हैं, वायु की परतें भी हैं, बहुत सारी परतें हैं। जिस प्रकार से उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो वो पृथ्वी पर आने से पहले ही बुझ जाते हैं, तो उसका रीजन होता है कि जो हवा की मोटी परत है वो उल्का पिंड को अंदर नहीं आने देती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी तो परत होगी ना हवा की, तो वो इसको क्यों नहीं रोक पाएगी, इसको इसलिए नहीं रोक पाएगी कि ये बहुत स्पीड से आते हैं और इनका वजन इतना होता है कि वो हवा की परत को चीरते हुए अंदर आते हैं और इस प्रकार से यहाँ से अंदर आते हुए दोबारा भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और आज जो ब्लैक होल की संख्या है बहुत अधिक हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के लिए ये लगातार घातक सिद्ध होते जा रहे हैं जो ब्लैक होल है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे पॉइंट क्या बनेगा, आगे पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जो यहाँ पर ब्लैक होल है और यहाँ पर ये काला वामन है, इन दो तारों में प्रकाश नहीं होता है। इसमें नोट करना है आपको कि इस काले वामन में और इसमें ब्लैक होल में इन दोनों में क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। और होता क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में आप लोग देखोगे तो ये तारे की लास्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर इस तारे यानी जब तारा छोटा होगा जब उसकी ये स्टेप्स चलेंगी तो उसकी काला वामन की जगह पर लास्ट स्टेप आएगी और जब इसमें किसी बड़े तारे से तुलना करेंगे तो उसका ब्लैक होल यहाँ पर लास्ट स्टेप आएगी। इसलिए जब अंत होता है किसी तारे का तो क्या वो प्रकाश दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि श्वेत तारा क्या प्रकाश देता है, हाँ देता है, वो हमें हल्का दिखाई देता है। आपने आकाश में देखा होगा कि कुछ तारे हमें बहुत हल्के दिखाई देते हैं, तो भी वही तारे होते हैं जिनमें क्या होता है 95% फ्यूल खत्म हो चुका होता है, ये वो तारे होते हैं। जब इसमें फ्यूल 100% खत्म हो जाएगा तो आपको काला वामन यानी आपको तारा दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। यानी जो हल्के दिखते हैं वो श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहलाते हैं, जो कुछ लाल दिखते हैं लाल लाल टाइप में वो लाल दानव कहलाते हैं, यानी उसमें 90% फ्यूल खत्म हो चुका होता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या रहेगा कि इसमें जो लाल तारा होता है, क्या होता है, लाल तारा। लाल तारा यहाँ पर कहाँ है, इसको लाल दानव को ही लाल तारा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाई तो ये किसी ने इसके बारे में सर्चिंग की होगी, किसी ने तो बताया होगा, कोई तो सौर मंडल विज्ञाता रहा होगा जिसने ये बताया कि ये प्रक्रिया होती है स्टार्स में। तो देखिए इस श्रेणी को किसने बताया है, यानी तारे का सिद्धांत किसने दिया है, तो चंद्रशेखर ने दिया है। किसने बताया है, चंद्रशेखर ने, उनका नाम नोट करना है, चंद्रशेखर, ठीक है। किसने बताया, चंद्रशेखर ने हमें इस तारे की पूरी प्रक्रिया को बताया है, ठीक है। एक हमारा पॉइंट ये और बना जाके कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। सभी लोगों को कमेंट करना है, क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करना, ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को। अब देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, थोड़ा और थोड़े पॉइंट बताएंगे हम इसमें, इसको बना रहने दें, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। पॉइंट अगला हमारा ये रहेगा कि जो हमने आपको कलर्स बताए थे यानी कलर ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पर लिखिए कलर्स ऑफ द
ऑफ स्टार्स, दाने लगेगा यहाँ पर, कलर्स ऑफ स्टार्स, यानी जो तारे के कलर होते हैं किस कलर के होते हैं और कब कब होते हैं, ये पॉइंट जानना है हम लोगों को। तो देखिए तारे में जो कलर होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट कौन सा रहेगा, रेड रहेगा, दूसरा व्हाइट रहेगा, थर्ड रहेगा ब्लू। तो इसमें दिखेंगे, फर्स्ट है रेड, फर्स्ट किस प्रकार का है, रेड है। दूसरा कौन सा है, दूसरा व्हाइट है, और तीसरा कौन सा है, तीसरा ब्लू है। ये दूसरा और ये तीसरा किस प्रकार का है, ब्लू है। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रकार के हैं, लेकिन कब कब इनमें कलर चेंज होते हैं, यानी कब हमें नीला दिखता है, कब व्हाइट दिखता है, कब ब्लू दिखता है, कब रेड दिखता है ना, पता तो होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट ये रहेगा कि जो फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर रेड है, तो रेड हमें कब दिखता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कब दिखता है, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में हमें कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। और जो व्हाइट टेम्परेचर है, यानी व्हाइट जब दिखेगा तो कब दिखेगा, तो मीडियम टेम्परेचर में दिखेगा। किस प्रकार के, मीडियम टेम्परेचर में। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में हमें रेड दिखता है और मीडियम टेम्परेचर में व्हाइट दिखता है। तो ब्लू कब दिखता है, तो ब्लू दिखता है हाई टेम्परेचर में। कब दिखता है, हाई टेम्परेचर में। ठीक है, हाई टेम्परेचर में क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टार्स कलर। ठीक है, तो इसमें जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो हमें रेड दिखेगा, जब व्हाइट टेम्परेचर होगा तो मीडियम दिखे, यानी जब व्हाइट दिखेगा तो मीडियम टेम्परेचर होगा, जब ब्लू दिखेगा तब हाई टेम्परेचर होगा, तब कोई भी स्टार्स हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। एक बार इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है सारा, तो देखिए कोई तारा होता है जब उसका निर्माण किससे होता है, निहारिका या नेबुला से किसी तारे का निर्माण होता है। और जब ये तो तारा होता है किससे, सूर्य से 1.44 गुना छोटा होता है। जब इस तारे में क्रिया होगी तो वो तारा क्या कहलाएगा, यानी जब इसमें 90% फ्यूल खत्म होगा तो वो तारा क्या कहलाएगा, रेड जिस्टर, यानी लाल दानव कहलाएगा। ठीक है, 90% जब इसमें फ्यूल खत्म होगा तो क्या कहलाएगा, लाल दानव कहलाएगा। जब 95% इसमें फ्यूल खत्म होगा तो क्या कहलाता है, श्वेत वामन कहलाता है। और श्वेत वामन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जीवाश्म तारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, जीवाश्म तारे के नाम से जानते हैं। और जब किसी स्टार में 100% फ्यूल खत्म हो जाता है तो उस तारे को हम लोग क्या कहते हैं, काला वामन कहते हैं। और काला वामन एक ऐसा स्टार होता है जिसमें कोई भी लाइट नहीं होती, यानी जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं होता है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरी स्टेप्स हमारी क्या थी, कि जब कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है, जब उस तारे में क्रिया होगी तो वो तारा क्या कहलाएगा, अभिनव तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिनव तारा। अब देखिए अभिनव तारा ये 4th स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप इसमें रखी गई है न्यूट्रॉन तारे की। किसकी है, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा है पल्सर तारा, तीसरा है क्वेसर तारा, और 5वां है ब्लैक होल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है, ब्लैक होल रहता है। और इसमें जो पल्सर तारा और क्वेसर तारा है, इसमें क्या है, तो ये अधिक छोटे होते हैं दोनों, और अधिक छोटे होने के कारण ये घूर्णन अधिक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घूर्णन अधिक करते हैं। और जो ब्लैक होल होते हैं इसमें क्या होता है, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। किसका, ब्लैक होल का। एक ब्लैक होल हो गया और काला वामन, इन 2 स्टार्स में कोई भी लाइट नहीं होती है, क्योंकि ये तारे की लास्ट स्टेप होती है। ठीक है, यानी ये किसी स्टार्स की लास्ट स्टेप है, इसलिए इसमें कोई भी लाइट नहीं होती है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो देखिए जो अभिनव तारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि अभिनव तारे को अन्य किन नामों से जाना जाता है।
तो इसको सुपरनोवा या विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा कहने का रीजन यही रहेगा कि जब इसमें विस्फोट होगा तभी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए कलर्स ऑफ स्टार्स, यानी जो तारे हैं उनका कलर हमें कब किस प्रकार का दिखाई देता है। तो देखिए रेड हमें कब दिखाई देता है कोई भी स्टार, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तब कोई भी स्टार हमें रेड दिखाई देता है। जब उसमें मीडियम टेम्परेचर होता है तो किस प्रकार का दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो किस प्रकार का दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट। किसकी क्लास थी, स्टार्स की क्लास थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तारे का निर्माण, कलर और भी इसमें जो पार्ट्स रहे, उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आए होंगे। अगर किसी भी को डाउट रह जाता है किसी भी प्यारे छात्र को, तो आप कमेंट्स में डालिए, हम आपका कमेंट्स अगले दिन आपको सॉल्व करके देंगे कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो सब लोग क्लास को एक बार लाइक करें, शेयर करें और बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी बेस्ट करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।